हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। इस लेक्चर में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, तो हेडिंग दे देना है सभी ने। ये टॉपिक समझाने से पहले मैं तुमको एक टॉपिक समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, सपोज ये हमारी बेल है और ये हमारा पुट्ठा है ना तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो ये देखो, ये एक सरफेस है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर बेल रखा है। अब मैं जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, ये सरफेस को इंक्लाइंड कर रहा हूँ, तो बेल मूव कर रही है क्या? नहीं। लेकिन एक ऐसा एंगल आएगा, ऐसा एंगल रहेगा जब ये बेल मूव करना चालू करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर एंगल है, एंगल ये देखो, ये सरफेस ने जो एंगल बनाया किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में, जिस पे ये बेल स्लाइड करना चालू किया। उसके पहले तक बेल स्लाइड नहीं कर रहा था, लेकिन वो पर्टिकुलर एंगल पे ही बेल स्लाइड करना चालू किया। दैट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आए? ये सरफेस ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया, जिस पे रखे इस ऑब्जेक्ट ने स्लाइड करना चालू किया, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कंसेप्ट आया ध्यान में सभी को? हाँ, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्लाइडिंग प्लेन है, तो इसका वो एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड करेगा, जिस पे बॉडी वो स्लाइड करना चालू करेगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं अब हम लोग, है ना। लेट अस से एक इंक्लाइंड प्लेन कंसिडर किया हम लोगों ने, जिसका एंगल है एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जस्ट स्लाइड डाउन करना चालू किया, स्लाइड डाउन करना चालू किया। ओके, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन से हम लोग निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन एन, ऐसा सरफेस को परपेंडिकुलर, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। दूसरा उसका वेट mg, और सिंस ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, Fs। ओके, ये स्लाइड कर रहा है तो ये Fs रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये स्लाइड करना चालू किया। तो स्लाइड करना चालू किया यानी उसने फ्रिक्शन ओवरकम किया। कौन सा फ्रिक्शन ओवरकम किया? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे Fs का वैल्यू कितना होता है? सबसे पहले हमको पता होता है Fs का वैल्यू क्या होता है? μs इंटू एन। ठीक है, अब हम लोग ये सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगर mg को रिजॉल्व किए तो हमको पता है ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल अल्फा आएगा, तो ये बन गया mg cos अल्फा, और उसको नीचे खींचने वाला कौन है? mg sin अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन ये बनता है कि जो n का वैल्यू है, n किसको बैलेंस करेगा? n बैलेंस करेगा mg cos अल्फा को, क्योंकि उसके अपोजिट mg cos अल्फा है। तो n इज इक्वल टू mg cos अल्फा, और mg sin अल्फा किसको बैलेंस करने वाला है? Fs को। तो Fs इज इक्वल टू mg sin अल्फा, क्योंकि बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन करना शुरू किया, तो mg sin अल्फा शुड बी इक्वल टू Fs। ये वैल्यूज ऊपर रख दो, तो क्या मिलेगा अपने को? देयरफॉर Fs के जगह लिखेंगे mg sin अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू μs, है ना, μs इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है? mg cos अल्फा। mg और mg कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर sin अल्फा इज इक्वल टू μs cos अल्फा। तो देयरफॉर μs कितना हुआ बेटा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, मतलब tan अल्फा। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan, उधर गया तो इट बिकम्स tan इनवर्स μs। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज। एकदम आसान है ना एंगल ऑफ रिपोज निकालना। एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स μs कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्लियर विद दिस? एकदम आसान, सभी ने लिख लेना है।
ओके, लेक्चर को पॉज करो और लिख लो ये सब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, सॉरी एक और पॉइंट इसमें लिखना था, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। स्वाभाविक से आते हैं क्योंकि म्यूएस है ना, तो म्यूएस मतलब म्यूएस है ना सर्फेसेस जो कॉन्टैक्ट में उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्लॉक इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, वेज 50 न्यूटन, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन व्हेन एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, मतलब ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज tan अल्फा। अब भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, तो इट इज tan 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30? 1/√3 है ना, तो दिस इज म्यू एस। कितना आसान था ना ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a block of mass 1 kg is placed on a rough horizontal surface at an angle of 30 degree with the horizontal. The block is connected with the straight wire. If mu s is equal to 3/4, then find the tension in the string. अब इसका डायग्राम निकाल लेंगे हम लोग पहले। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, और एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक एक स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है सपोर्ट को, ऐसा। इसका मास 1 kg है। ठीक है, यहाँ का म्यू एस दिया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन बताओ पहले। ठीक है, पहले बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा ये देखने के लिए अपने को एंगल ऑफ रिपोज निकालना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस कितना है? 0.75, 3/4। ओके, तो यहां से अल्फा आ गया 37 डिग्री। अल्फा कितना आया? 37 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स 0.75 इज 37 डिग्री। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? अब 37 डिग्री है एंगल ऑफ रिपोज, यानी 37 डिग्री पे वो स्लाइड करना चालू करेगा, यानी 37 के नीचे वो स्लाइड करना चालू नहीं करेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या? देयरफॉर ब्लॉक विल नॉट स्लाइड डाउन, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा तो देयरफॉर टेंशन वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा है ना। अगर ब्लॉक स्लाइड करेगा तभी टेंशन आएगा, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो टेंशन वुड बी 0। सो करेक्ट आंसर वुड बी 0। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on an inclined plane at an angle of 37 degree with the horizontal. If coefficient of static friction is 0.5, then calculate the acceleration of the block when it is released. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन देखो कैसा दिया हुआ है। वापस एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 10 kg। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा उसके लिए अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू एस यानी 0.5, है ना। tan इनवर्स 0.5 स्वाभाविक से आते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर तुम देखोगे तो लॉग एंटी लॉग के टेबल से निकाल सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.5 का वैल्यू होता है 26 डिग्रीज 36 मिनट्स के आसपास। अप्रोक्सीमेटली अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्रीज 36 मिनट्स, विच इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सॉरी, एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा है रिपोज से। रिपोज कितना होना चाहिए था? 26 डिग्रीज 36 मिनट, लेकिन 37 डिग्री है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, वो स्लाइड करेगा। ठीक है,
अब स्लाइड करेगा ये पक्का हो गया, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस देखो। अब उसको नीचे खींचने वाला कौन है, mg साइन अल्फा, साइन अल्फा नीचे खींचने वाला है, और अपोज करने वाला कौन है, fs लिमिटिंग, है ना। अब स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा वो देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी तभी स्लाइड करेगा, नहीं तो स्लाइड नहीं करेगा। तो अपने को पहले fs लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान में आया क्या? स्लाइड, पहली बात तो ये देखेंगे स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये पहला कंडीशन रिपोज से। दूसरा कि जब वो नीचे आ रहा है तो mg साइन अल्फा नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब स्लाइड ये हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स, याद है हम लोगों ने इस पे पढ़े हैं, अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग के लिए, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, fs लिमिटिंग दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, है ना, दैट इज म्यू एस इंटू, अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन n ऐसा है और mg cos अल्फा ऐसा है, तो n किसके इक्वल है, mg cos अल्फा के इक्वल, तो म्यू एस इंटू mg cos अल्फा, है ना। सॉरी अल्फा नहीं थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा आएगा, अल्फा नहीं आएगा, अल्फा नहीं, अल्फा हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे थीटा करो, हाँ थीटा कर लो सब लोग। म्यू एस कितना है बेटा 0.5, m कितना है 10, j कितना 10। नाउ व्हाट इज cos 37, cos 37 इज 4/5, 5 0.1 जा, तो देयरफॉर fs लिमिटिंग दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 इज 1, 10 इंटू 4 40 न्यूटन, ठीक है। नाउ अप्लाइड फोर्स यानी जो उसको खींच रहा है, अप्लाइड फोर्स, कुछ बुक्स में अप्लाइड फोर्स के बजाय क्या लिखा है, ड्राइविंग फोर्स, इसके बजाय लिखा है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक ही बात है, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स होता है वही तो ऑब्जेक्ट को ड्राइव कराएगा, है ना। तो ये कितना आएगा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज mg साइन थीटा, है ना। mg कितना है 10 इंटू 10 एंड साइन 37 इज 3/5, 2 सा 20 और ये हो गया 60 न्यूटन, तो अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा, देखो अब ये स्मॉल m है, इधर है mg साइन थीटा और इधर है fs और a एक्सेलरेशन नीचे। इक्वेशन क्या आना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, mg साइन थीटा माइनस fs दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg साइन थीटा कितना है बेटा, mg साइन थीटा 60 माइनस fs कितना निकाला अपन ने 40, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 इंटू a। तो देयरफॉर 10 इंटू a इज इक्वल टू 20, 0 0 कैंसल, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी स्टेप्स लिख लो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो सभी स्टेप सभी ने लिख लेना है, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रॉब्लम जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना वैसे वैसे समझते चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट, फॉर द अबव प्रॉब्लम इफ अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि ऊपर के डायरेक्शन में 75 न्यूटन लगाया, ठीक है, नीचे है mg साइन थीटा, है ना। अब 75 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला देखो यहां पे, है ना। फॉर्मूला अब ऊपर लग रहा है 75 न्यूटन, mg साइन थीटा नीचे है ना। अब ऊपर लगा रहे हो तुम तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स, पहले एक काम करेंगे, ड्राइविंग फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स, ये निकाल लेंगे हम लोग। अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स और ड्राइविंग फोर्स कितना है 75 माइनस mg साइन थीटा, है ना। 75 माइनस mg साइन थीटा अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था 60 निकाला था,
है ना, नहीं याद नहीं आ रहा है तो लिख कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। 10 इंटू 10 इंटू व्हाट इज साइन, इट इज ये, तो 75 माइनस 60 विच इज 15 न्यूटन। ये था हमारा अप्लाइड फोर्स, इसको मैं एफ अप्लाइड लिख डालता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने निकाला था यहां पे, वो आया था 40 न्यूटन, पिछले बार से ही निकाला, म्यू एस इंटू एन, है ना। कैसे निकाला था ये, म्यू एस इंटू एन, और एन की जगह क्या डाला था हम लोगों ने, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा डाला था, है ना। 40 न्यूटन आया था। अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि अप्लाइड फोर्स इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो देयरफॉर ब्लॉक विल नॉट मूव, द ब्लॉक विल नॉट मूव, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से। कैसे अप्लाइड फोर्स निकाला, देखो ऊपर 75 है, नीचे mg sin थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन वुड बी 0, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है, समझा सबको, एक्सेलरेशन 0 है। Now, for the above problem, how much force should be added so that block starts to move up the inclined plane? है ना, उनका बोलना है कि एक्स्ट्रा का फोर्स कितना लगाना है 75 में F, so that ब्लॉक ऊपर चढ़ना चालू हो। नीचे कितना लग रहा था mg sin थीटा, और लग रहा था fs लिमिटिंग। अब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ना तभी चालू होगा जब 75 प्लस F किसके इक्वल रहेगा, mg sin थीटा प्लस fs लिमिटिंग के इक्वल रहेगा। देयरफॉर 75 प्लस f, mg sin थीटा कितना निकाला था 60, और fs लिमिटिंग कितना निकाला था 40, तो f कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 100, 75 उधर गया माइनस 75, मतलब 25 न्यूटन। इतना एक्स्ट्रा फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा 25 न्यूटन का, जिससे ब्लॉक ऊपर चढ़ना चालू होगा। क्वेश्चन ध्यान में आया सभी को, ब्लॉक ऊपर चढ़ने के लिए अपने को एक्स्ट्रा 25 यानी 75 में 25 एक्स्ट्रा और लगाना पड़ेगा, जिससे ब्लॉक ऊपर चढ़ना चालू होगा, ठीक है। चलो आज का लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम 15 मतलब 15वें नंबर के प्रॉब्लम में, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 न्यूटन फोर्स शुड बी रिप्लेस्ड सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, है ना। 15 नंबर का प्रॉब्लम कैसा था कि 75 को क्या फोर्स से रिप्लेस करना चाहिए F, सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव डाउन, है ना, डज नॉट मूव डाउन चाहिए यहाँ पे, डज नॉट मूव डाउन यानी नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। अब नीचे कौन लेके जा रहा है उसको, mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा उसको नीचे लेके जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, है ना। तो फॉर ब्लॉक डज नॉट मूव, फॉर ब्लॉक टू नॉट मूव, है ना, ब्लॉक मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू F प्लस fs लिमिटिंग। fs लिमिटिंग की डायरेक्शन देख रहे हो, क्यों अपन ने ऊपर लिखा, क्योंकि नीचे जाएगा ना वो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी थी 60, F प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी थी 40, ये 40 इधर चला गया, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू 60 माइनस 40 विच इज 20 न्यूटन। यानी कम से कम तुमको 20 न्यूटन ऊपर लगा के रखना पड़ेगा, कम से कम, जिससे वो ब्लॉक नीचे मूव नहीं करेगा। यानी 20 न्यूटन लगाओगे तो ब्लॉक जिधर है उधर ही रहेगा। ओके, तो आज के सारे प्रॉब्लम समझे, ये सभी प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ रिपोज को हम लोगों को समझने में मदद करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, दैट्स इट।